अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम फंक्शनलिस्ट सीरीज़ ऑफ सोशल चेंज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थेरी है विलियम ऑकबर्न की, कल्चरल लैग थेरी। विलियम ऑकबर्न जो थे वो एक सोशियोलॉजिस्ट थे और उनका कहना ये था कि हमारी सोसाइटी में जो भी चेंजेस आते हैं उसके पीछे मेन फैक्टर जो है वो है टेक्नोलॉजी। यानी टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था 1922 में, जहाँ उन्होंने कहा था कि सोसाइटी में चेंजेस आते हैं जब इन्वेंशंस होती हैं, न्यू आइडियाज़ सामने आते हैं, डिस्कवरीज होती हैं या फिर डिफ्यूजन होती है। यानी जब आइडियाज़ एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में फैलना शुरू हो जाते हैं तो इसकी वजह से सोशल चेंज आता है। और यहाँ पे उन्होंने एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको हम बोलते हैं कल्चरल लैग। इसको आगे चल के हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली उन्होंने यही कहा था कि हमारी सोसाइटी में जो चेंज आता है उसके पीछे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट विलियम ऑकबर्न ने 3 प्रोसेस बताए थे एज की मैकेनिज्म फॉर सोशल चेंज। उन्होंने कहा था कि इन्वेंशन, डिस्कवरी और डिफ्यूजन जो है इनकी वजह से सोशल चेंज आता है। अब इन्वेंशन क्या है? एक चीज़ जो पहले एग्जिस्ट नहीं करी और उसको आप नए सिरे से बना रहे हो, मतलब ये एक बिल्कुल न्यू आइडिया या टेक्नोलॉजी होती है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करी, तो इसको हम बोलते हैं इन्वेंशन। जैसे मोबाइल फ़ोन जो है वो इन्वेंट हुए थे, उससे पहले दूसरे फ़ोन्स वगैरह होते थे, लेकिन मोबाइल फ़ोन जब बने तो वो इन्वेंशन हुई। वक्त के साथ साथ इसमें डिफरेंट मॉडल्स आए और मज़ीद चेंजेस आते गए, तो उसको हम बोलते हैं इनोवेशन। ठीक है, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स जो है वो ईजाद हुए थे, वो बने थे, तो इसको हम इन्वेंशन बोलते हैं। ये भी एक टेक्नोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है डिस्कवरी। डिस्कवरी वो होता है कि एक चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही है लेकिन किसी को पता नहीं और आप उसको ढूंढ लेते हो, तो इसका मतलब है आपने उसको डिस्कवर कर लिया। यानी एक अंडरस्टैंडिंग होती है एक न्यू नेचुरल फिनोमिना या प्रोसेस की। उसके बाद आ जाते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन बेसिकली ये होता है कि एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में किसी तरह के आइडियाज़ या टेक्नोलॉजी जो है वो फैलना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में आप वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस देख सकते हो ड्रेसिंग में, फूड में। ठीक है, यानी हमने दूसरे कल्चर से भी कुछ ना कुछ बोरो किया हुआ है या वहाँ से भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है उनके कल्चर की पाकिस्तान में आई हुई हैं, तो ये डिफ्यूजन होती है। कुछ वहाँ गई होंगी हमारी करेक्टरिस्टिक्स, कुछ यहाँ आई हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि जो आइडिया स्प्रेड होते हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ में, तो ये डिफ्यूजन होता है। ठीक है, उसके बाद कल्चरल लैग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनका। कल्चरल लैग बेसिकली हमारी सोसाइटी में दो तरह के कल्चर, एक होता है मटेरियल कल्चर, एक होता है नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर वो होता है जिसको आप टच कर सकते हो, इसमें आपकी बिल्डिंग्स आ जाती हैं, आपके कपड़े, ज्वेलरी, यानी इस तरह की चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, वो हमारे मटेरियल कल्चर है। जिस इसमें टेक्नोलॉजी भी आ जाता है, आपमें मोबाइल फ़ोन्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, ठीक है, बुक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका मटेरियल कल्चर है। और नॉन मटेरियल कल्चर वो होता है जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते। इसमें आपके नॉर्म्स, वैल्यूज़, कस्टम, बिलीफ, लोगों का बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो है नॉन मटेरियल कल्चर है। अब ऑकबर्न कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में मटेरियल कल्चर जब जल्दी ग्रो कर जाता है और नॉन मटेरियल कल्चर उस तेज़ी से ग्रो नहीं करता, तो इनके दरमियान एक जो डिफरेंस आ जाता है, एक फ़र्क आ जाता है, उसको उन्होंने बोला कल्चरल लैग, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स इमर्ज होते हैं। लाइक अगर हम इसमें एग्जांपल लें बिटकॉइन की। जब बिटकॉइन आया था, अब एक टेक्नोलॉजी या एक आप कह सकते हो कि मटेरियल कल्चर में चेंज आ गया, ठीक है, लेकिन लोगों की सोच उस टाइम नहीं बदली थी और कुछ मुफ्ती ने कहा कि ये हराम है और उसको जो है मना कर दिया ख़रीदने से। और इस तरीके से मतलब लोगों की सोच उस तरह से डेवलप नहीं हुई थी जिससे मटेरियल कल्चर डेवलप हुआ था। तो लोगों को एक वक्त लगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि अच्छा ये चीज़ ठीक है या ये नहीं ठीक। यानी जब आपकी सोसाइटी में कोई चेंज आता है, मटेरियल चेंज आ जाता है, लेकिन लोग उसको फ़ौरन से अडॉप्ट या एक्सेप्ट नहीं करते। इसी तरह गर्ल्स की एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन एग्जिस्ट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुक्स हैं, सब कुछ है, लेकिन लोगों की सोच नहीं थी कि लड़कियां भी तालीम हासिल कर सकती हैं। तो जब मटेरियल कल्चर ग्रो कर जाता है और नॉन मटेरियल कल्चर उस तेज़ी से ग्रो नहीं करता, तो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं कल्चरल लैग की वजह से। कल्चरल लैग बेसिकली यही है, मटेरियल कल्चर जो है वो जल्दी ग्रो कर जाता है और नॉन मटेरियल जो है वो उस तेज़ी से ग्रो नहीं करता, और इनके दरमियान जो फ़र्क आ जाता है वो कल्चरल लैग होता है। यहाँ पे फिर उन्होंने सोशल इन्वेंशन का बताया। सोशल इन्वेंशन बेसिकली यही है कि प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए ऑकबर्न ने कहा कि सोशल इन्वेंशन ज़रूरी है, जिसका मतलब ये है कि हमें अपने बिलीफ, लॉज और सोशल सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी के साथ साथ। मतलब जैसे अब कोई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके साथ हमें अपने लॉज, बिलीफ, सोशल सिस्टम को भी जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब सोशल मीडिया है या इंटरनेट का दौर है, तो डेटा प्रोटेक्शन जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि सोशल इन्वेंशन है। न्यू लॉज ऐसे बनाए जाएं जो कि लोगों को प्राइवेसी प्रोवाइड करें या उनके डेटा को प्रोटेक्ट रखें, तो ये एक तरह से सोशल इन्वेंशन हो जाएगा। उसके बाद है सोशल चेंज एज प्रोसेस।
ऑकबर्न ने कहा कि सोशल चेंज कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि अचानक हो जाए या फिर मतलब कुछ टाइम हो फिर ख़त्म हो जाए फिर आए, इस तरह नहीं होता। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये हर टाइम हमारी सोसाइटी में हो रहा होता है। लेकिन लोगों को कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, यानी वही नॉन मटेरियल कल्चर वाली बात। इसमें उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ये क्यों है, इन्वेंशन, डिस्कवरी, डिफ्यूजन और एडेप्टेशन की वजह से, यानी न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू चीज़ें बन के सामने आ रही हैं, न्यू डिस्कवरीज़ हो रही हैं, ठीक है। आइडियाज़ एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में फैल रहे हैं, सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता उनको एक्सेप्ट करी है, अडॉप्ट करी है, उनके मुताबिक एडजस्ट करी है। तो सोशल चेंज जो है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कि सोसाइटी में मुसलसल हो रहा है। और टेक्नोलॉजी जो है वो की फ़ोर्स है सारे चेंजेस के पीछे, यानी टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमारी सोसाइटी में सोशल चेंज आता है। विलियम ऑकबर्न की सोशल चेंज थ्योरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्सन्स की थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। एजिल मॉडल को हम ऑलरेडी एक लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन आज फिर हम इसको इस थ्योरी में डिस्कस कर लेते हैं। पार्सन्स जो है इनका भी मानना यही था कि जिस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं सारे इंटरकनेक्टेड हैं, मिलजुल के काम करते हैं, इसी तरीके से हमारी सोसाइटी जो है वो एक लिविंग सिस्टम की तरह काम करती है। डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, हर एक का अपना रोल है। जब तक सारे इंटरडिपेंडेंट हैं, मिलजुल के काम करते रहेंगे सही तरीके से, तो हमारी सोसाइटी जो है वो सर्वाइव कर सकेगी और सही तरीके से फंक्शन कर सकेगी और स्टेबल रहेगी। यहाँ पे उन्होंने ये जो मॉडल है बेसिकली इसमें उन्होंने 4 चीज़ें बताई थी जो कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी सोसाइटी के सर्वाइव करने के लिए या उसके फंक्शनल होने के लिए। ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। जिस सोसाइटी में ये 4 चीज़ें नहीं होगी वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी या वो स्टेबल नहीं होगी। और जिस सोसाइटी में ये 4 चीज़ें सही तरीके से काम कर रही होंगी तो इसका मतलब है कि वो सोसाइटी फंक्शनल है, वो स्टेबल है। ये 4 चीज़ें हैं एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी, इसलिए हम इसको बोलते हैं एजिल मॉडल, AGIL। एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी। वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का बेसिकली मतलब यही है कि एक सोसाइटी को अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना आना चाहिए। लाइक अगर हम देखें कि एक इंसान अगर एक बहुत गर्म एरिया में रहता है और वो अचानक किसी सर्द इलाके में चला जाता है तो उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी बॉडी को उस जो वेदर है उसके मुताबिक एडजस्ट कर ले। अगर वो नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो इसी तरह सोसाइटीज़ होती हैं कि अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक सोसाइटी को एडेप्टेशन करनी आनी चाहिए, ठीक है। यानी सोसाइटी को अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक खुद को अडॉप्ट करना आना चाहिए। और यहाँ पे बेसिकली है ये इकोनॉमी से रिलेटेड कि सोसाइटी जो है वो जो मटेरियल नीड्स हैं लाइक फूड, शेल्टर, रिसोर्सेज लोगों की वो फुलफ़िल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है गोल अटेनमेंट। ये बेसिकली है पॉलिटिक्स से रिलेटेड। यहाँ पे ये होता है कि जो लीडर्स होते हैं या जो गवर्नमेंट होती है उनको किसी तरीके के गोल को अचीव करने के लिए कुछ प्लान्स बनाने की ज़रूरत होती है। यानी आपके अगर मुल्क में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है तो आप कहते हो कि 2030 तक हमने पॉवर्टी कम करनी है, तो इसके लिए आपको कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, कुछ तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो कम हो सके, ठीक है। तो यानी आपने गोल सेट कर लिया कि हमने 2030 तक पॉवर्टी रेशो कम करनी है, तो उसके लिए फिर आपने कुछ तरह के लॉज बनाए, पॉलिसीज़ बनाई और उस गोल को अचीव करने की जो कोशिश करते हो वो गोल अटेनमेंट है बेसिकली। और हर सोसाइटी के कुछ गोल्स होते हैं या उनको गोल सेट करने चाहिए और उनको अचीव करने के लिए फिर एफ़र्ट्स करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका यूनाइटेड होना ज़रूरी है। जैसे लॉज, रूल, सोशल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, इसमें हमारे पास फैमिली, हेल्थ, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह आ जाते हैं। ये इन सब का मिलजुल के काम करना ज़रूरी है ताकि सोसाइटी में जो है वो ऑर्डर मेंटेन रहे, स्टेबिलिटी रहे और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जा सके। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के दरमियान इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है सोसाइटी की स्टेबिलिटी और उसके फंक्शनल होने के लिए। उसके बाद है लेटेंसी। लेटेंसी होता है एक तरह से आप कह सकते हो एक हिडन चीज़, ठीक है। यानी हमारी सोसाइटी में कुछ हिडन चीज़ें जो लोगों को इकट्ठा रखती हैं या फिर उनको मोटिवेटेड रखती हैं, इसको हम पैटर्न मेंटेनेंस भी बोलते हैं। और इसमें हमारे पास वैल्यूज़, बिलीफ और मोटिवेशन वगैरह आ जाती हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास डाउन होती है, ठीक है। इसमें हमारी फैमिली, स्कूल्स, रिलीजन वगैरह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्कूल्स के 2 तरह के फंक्शन होते हैं, मैनिफेस्ट और लेटेंट। मैनिफेस्ट जो है वो एक विजिबल, एक क्लियर जो एक एम होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का, और लेटेंट ये होता है एक तरह की हिडन लर्निंग होती है। जैसे बच्चे डिफरेंट गेम से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं तो वो उनकी एक हिडन लर्निंग हो रही होती है। तो इसी तरह हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीफ, मोटिवेशन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी होती हैं लोगों को इंटीग्रेटेड रखने में, उनके गोल्स की अचीवमेंट के लिए, ठीक है। और ये जो है आपके कल्चर को
प्रिजर्व भी करती हैं और लोगों को यूनाइटेड भी रखती हैं। तो ये है लेटेंसी। उसके बाद है स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन में टालकट पार्सन्स कहते हैं कि हमारी सोसाइटीज़ जैसे जैसे डेवलप होती रहती हैं वैसे वैसे वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। लाइक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, आप देखो तो कितने ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं। पास्ट सोसाइटीज़ की बात करें तो फैमिलीज़ जो है वो एजुकेशन और हेल्थ केयर वगैरह को खुद घर में ही हैंडल कर लेती थी, लेकिन आज के दौर में स्कूल्स देखें, इसमें भी कितनी ज़्यादा अब आप देख सकते हो कि स्पेशलाइजेशन है। डिफरेंट तरह के स्कूल्स हैं, ये भी स्टेटस सिंबल बन चुके हुए हैं अब तो। इसी तरह हॉस्पिटल्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक चीज़ का एक अलग डॉक्टर मिल जाता है आपको। तो यानी सोसाइटीज़ जो है वो वक्त के साथ साथ ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो गई हैं और ज़्यादा एफिशिएंट हो गई हैं, वो अपने वर्क को ज़्यादा बेहतर तरीके से करना शुरू हो गई हैं। उसके बाद है वैल्यू कंसेंसस। इसमें वो कहते हैं कि सोसाइटी के यूनाइटेड और स्टेबल रहने के लिए ज़रूरी है कि लोगों के दरमियान कॉमन वैल्यूज़ हों। ठीक है, यानी जो चेंज आपकी सोसाइटी में आ रहा है उसको आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। वो आपकी वैल्यूज़ के साथ अलाइन करती हूँ, ऐसा ना हो कि वो उनके साथ जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट करें या वो आपकी सोसाइटी में एक तरह के लोगों के दरमियान मतलब वो दरार बन के सामने है। लोगों को वो जोड़ के रखे, उनके दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स ना पैदा करे, उनको अंदर से तोड़े ना। तो आपका सोशल चेंज ऐसा होना चाहिए जो आपकी वैल्यूज़ के साथ अलाइन कराओ और आपकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट कराओ, ताकि लोग जो हैं वो यूनाइटेड रह सके और सोशल ऑर्डर मेंटेन रह सके। तो शेयर्ड वैल्यूज़ जो हैं वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसके बाद है एवोल्यूशनरी चेंजेस। एवोल्यूशनरी चेंजेस में वो यही कहते हैं कि सोशल चेंज सडन प्रोसेस नहीं होता, ये अचानक से नहीं आ जाता कि रात को आप सोए सुबह उठे तो सोशल चेंज आ गया, नहीं, बल्कि एक स्लो, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और बहुत वक्त लगता है किसी भी सोसाइटी को स्पेशलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस होने में। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो इस लेवल पे पहुंचती है। जैसे एक छोटा सा गांव है, उसको एक मॉडर्न सिटी में कन्वर्ट होने में कई साल लगेंगे। मटेरियल कल्चर ग्रो करेगा, उसके बाद लोगों की सोच आहिस्ता आहिस्ता बदलेगी, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है ये। तो एवोल्यूशनरी चेंजेस में बेसिकली वो यही कहते हैं कि वक्त लगता है चेंज को आने में और ये कॉन्टीन्यूसली आ रहा होता है और स्लो प्रोसेस होता है। तो सिंपली पार्सन्स का कहना ये था कि सोशल चेंज जो एक नेचुरल प्रोसेस है और सोसाइटी जो है उनको कुछ तरह की नेशनल रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बताई कि इन सोसाइटीज़ अगर इनको फॉलो करेंगी या उनमें ये चीज़ होगी तभी वो सर्वाइव कर सकेंगी अपने आप को स्टेबल रखते हुए। तो ये दो थेरीज़ थी जहाँ ऑकबर्न ने कहा कि टेक्नोलॉजी जो है वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से सोशल चेंज आता है, और पार्सन्स ने कहा चार फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो सोसाइटीज़ जो हैं वो इनको फॉलो करेंगी तभी वो सर्वाइव कर सकेंगी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हुए। तो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।